नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 68 का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। देखो, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बताओ जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, एक क्लासिकल डांसर है। तो पहले तो अपने को थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ ताकि अपने को क्वेश्चन को अपन बेहतर तरीके से समझ पाएं। देखो क्या है, ज़रा इधर देखो। आपको थोड़ा सा अगर अपन बात करें नृत्यों की, जब अपन डांस की बात करते हैं तो जब अपन पढ़ाई करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि डांस को बेसिकली पढ़ते वक्त अपन कितनी कैटेगरी के अंदर बांटेंगे, दो कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में बांटेंगे? दो में। कैसे दो कैटेगरी में बांटेंगे? देखो, एक तो होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य। कौन से नृत्य होते हैं? एक तो होते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एक तो होते हैं क्लासिकल डांस, डन। और एक होते हैं आपके लोक नृत्य। लोक नृत्य बोले तो है ना, फोक डांस, जो आपके फोक डांस होते हैं। चलो अब ध्यान से सुनो क्या कहानी है। देखो, अपन बात करते हैं ना, जैसे अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लैंग्वेज जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो एक तो होता है ग्रामर के अपन बोलते वक्त लिखते वक्त एकदम ग्रामर का एकदम ध्यान रखें, एक भी चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या इंग्लिश में बोले तो स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जब अपन ग्रामर की बात करते हैं तो व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें एकदम चीज़ें फिक्स होती है और स्टेप बाय स्टेप होती है। लेकिन ये तो बात हुई लिखने की, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो अपन ध्यान थोड़ी रखते हैं क्या कि अपन ग्रामर के अकॉर्डिंग बोलें कि नहीं बोलें। जो जिस तरीके से अपने को अच्छा फील होता है और सहजता फील होती है अपन उसी तरीके से बोलते हैं। सेम यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। डांस में भी दो टाइप के डांस होते हैं। एक वो डांस जिसमें फिक्स है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा, और वो स्टेप भी किस तरीके से करना है उसकी भी एक फिक्स कला है, उसको उसी तरीके से आपको करना है। जो फिक्स प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से, प्रॉपर तरीके से इस तरह के जो डांस किए जाते हैं, ऐसे डांस को बोलते हैं अपन क्लासिकल डांस, बोले तो शास्त्रीय नृत्य। बाकी कोई इसमें पैटर्न फिक्स ना हो, मर्जी पड़े, जैसे जिस हिसाब से आपका कल्चर है उस हिसाब से आपने जैसे डांस कर दिया, वो डांस होता है आपका कौन सा? फोक डांस। तो फोक डांस तो बहुत सारे होते हैं, हर राज्यों के अपने बहुत सारे फोक डांस होते हैं। जैसे राजस्थान का घूमर वगैरह हो गया, समझ रहे हो, पंजाब का गिद्दा वगैरह हो गया, ये समझ रहे हो क्या? ये से बहुत सारे फोक डांस होते हैं। हर जगह जगह पर आप हर 50-60 किलोमीटर पर जाओगे, थोड़ा सा कल्चर में डिफरेंस आता है, सबका अपना अपना क्या है, डांस है। तो लोक नृत्य तो बहुत सारे होते हैं, प्रत्येक राज्यों के अपने अपने। लेकिन जब मैं बात करता हूं शास्त्रीय नृत्यों की तो वो संख्या में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 8 है। यस, है ना। अगर हम हमारे यहां बात करें हमारे यहां पर क्लासिकल डांस कितने हैं, तो हमारे यहां पर क्लासिकल डांस कितने हैं, तो हमारे यहां क्लासिकल डांस है 8। कौन से 8 है? ताकि आपके एग्जाम में कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत ना करो, तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखो, जैसे ही क्लासिकल डांस को पढ़ो तो आप इसको है ना 3 हिस्सों के अंदर बांट दो। कितने हिस्सों में बांट दो? 3 हिस्सों में। देखो, कुछ क्लासिकल डांस है जो आपको याद रखना है, कहाँ के है? साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्लासिकल डांस है जो है आपके कहाँ के? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया बोले तो उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के। और कुछ क्लासिकल डांस है जो है आपके नॉर्थ ईस्ट के। कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट के, है ना, जो आपका उत्तर पूर्वी भारत है। बताओ, उत्तर पूर्वी भारत है ना, वहाँ के। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से हैं? तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो छोटे छोटे हैं पहले वो बताता हूँ। देखो, नॉर्थ इंडिया में केवल और केवल आपको एक ही याद रखना है, वो है आपका कथक। बोलो कौन सा है? वो है आपका कथक। कथक, हाँ बिल्कुल। कथक कहाँ किया जाता है? ये जनरली अगर मेनली अगर बड़े इलाके में बात करूँ तो यूपी। कथक का जो संबंध है वो मेनली अगर एक राज्य चुनना हो, वैसे तो उत्तर भारत में है ना, राजस्थान भी थोड़ा बहुत इससे अफेक्टेड है, लेकिन अगर एक राज्य चुनना हो तो अपन कथक के लिए कौन सा राज्य चुनेंगे? यूपी। चलो अब अपन उत्तर पूर्व में चलते हैं। उत्तर पूर्व समझ रहे हो ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो इन राज्यों में आपको दो आपको याद रखने डांस है जिनको क्लासिकल डांस की मान्यता मिली हुई है। कौन से हैं वो दो? वो आप ध्यान से समझना। तो देखो, एक तो है आपका मणिपुरी। बोलो कौन सा? एक है मणिपुरी, पानीपुरी नहीं, क्या? मणिपुरी। मणिपुरी के तो नाम से पता चल रहा है कि ये डांस कहाँ का है, ये डांस है मणिपुर का। बोलो कहाँ का है? ये डांस है मणिपुर का। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक नृत्य है, ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इस नृत्य का नाम है सत्रिया। और ये सत्रिया कहाँ का है? ये सत्रिया है भाई साहब असम का। बोलो सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया है कहाँ का? असम का। सत्रिया एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, और इसका संबंध किस राज्य से? असम से। तो देखो, उत्तर पूर्व भारत में आपको दो याद रखने, मणिपुरी और सत्रिया, और नॉर्थ इंडिया में आपको एक याद रखना है, कौन सा? कथक। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया के तो आपको कम से कम याद रखने कितने? कम से कम क्या बची गए? कितने? 5। तो आओ देखते हैं साउथ इंडिया में 5 कौन कौन से हैं। तो देखो, राज्य के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा केरल में। केरल के 2 डांस है जिनको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला हुआ है। केरल के अंदर 2 कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, एक तो है मोहिनी अट्टम। बोलो कौन सा है? एक तो है आपका मोहिनी अट्टम,
एक है मोहिनी अट्टम। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरे का नाम है कथकली। अब कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कथक बोले तो कहां का है? यूपी का। लेकिन कथकली बोले तो कहां का है? केरल का। देखो आप कैसे याद रखोगे, कथकली में लास्ट में देखो क्या क ल है, और केरल में भी देखो क्या क और क्या है ल है। तो देखो कथक बोले तो यूपी, कथकली कली में ल पे फोकस करना, ल पे आते क्या आ जाएगा? केरल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दो तो हो गए कहां के? केरल के। उसके अलावा अगर मैं आपको लेकर चलूं तो अपन चलते हैं तमिलनाडु में। कहां चलते हैं? अपन चलते हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भरतनाट्यम। बोलो क्या नाम है? उसका नाम है भरतनाट्यम। चलो ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको उड़ीसा में लेके चलूं तो उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है उड़ीसी, या उड़ीसी के नाम से भी जानते हैं, है ना, उड़ीसी। और आखिरी अगर मैं आपको आंध्र प्रदेश लेके चलता हूं, कहां पर? आंध्र प्रदेश अगर मैं आपको लेके चलूं तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या? कौन सा पुड़ी? है ना, कुचिपुड़ी। यस, यही आपके 8 क्लासिकल डांस है। तो साउथ इंडिया के बताओ कितने हो गए? 5। बोलो कौन सा? 1 मोहिनीअट्टम, 2 कथकली, 3 भरतनाट्यम, चौथा ओडिसी, और 5वां हो जाएगा आपका, है ना, इसको ओडिसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको ओडिसी। ठीक है। और 5वां आपका हो जाएगा, बताओ कौन सा? 5वां आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। अब जिंदगी में कभी आपको यह भी नाम आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं गलत नहीं करोगे। बस अब जो हमें दे रखा है क्लासिकल डांसर जिनका नाम है सोनल मानसिंह, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, या फिर वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं? तो वो करती हैं दोस्तों भरतनाट्यम, और कौन सा? उड़ीसी। दोनों ही करती है। तो बताओ सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो सोनल जो मानसिंह है, जो बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर है, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध भरतनाट्यम और किससे है? उड़ीसी से। क्लियर है? बाकी और भी कुछ बताने लायक है, लेकिन अभी अपन समझ रहे हो ना, टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको इतना बता दिया। चलो अब एक बार अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था इनमें से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो मैंने अभी भी आपको बताया कौन है? सोनल मानसिंह है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर याद रह जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है जिनको आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में जाना जाता है ना? विच हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस? अब कईयों को तो क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आएगा, ये क्या है, किस चीज की बात हो रही है, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में आने के चांस है, उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों। पहले तो मैं इसका उत्तर बताऊंगा। इसका उत्तर है मोहम्मद यूनुस। कौन है मोहम्मद यूनुस? अगर आपको पता हो तो हाल ही में ये बांग्लादेश के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। शेख हसीना, आपको पता है वहां पर उनको हटा दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया, और मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। क्या बनाया गया? मोहम्मद यूनुस को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। कौन है मोहम्मद यूनुस? ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, बांग्लादेश के व्यक्ति हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और क्यों इनको नोबेल पुरस्कार मिला? कोई प्रधानमंत्री बनने के कारण थोड़ी मिला है, इनको नोबेल प्राइज तो मिला था 2006 में। बताओ, अगर आपको पूछा जाए मोहम्मद यूनुस को जो नोबेल प्राइज मिला था, वो जो नोबेल प्राइज मिला था वो कब मिला था? तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2006 में। किस चीज के लिए? शांति के लिए। किसके लिए? शांति के लिए। अब किसके लिए इनको शांति के लिए 2006 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो क्यों है, क्या है, थोड़ा सा आप समझना। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, 1970 और 80 के दौरान बांग्लादेश में जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, किसान लोग हैं, तो उन्होंने देखा कि उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्योंकि देखो, किसान के पास अगर पैसा ही नहीं आएगा तो वो कहां से अच्छे बीज लाएगा, कहां से बुआई करेगा, और ताकि अपनी स्थिति को सुधारेगा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे छोटे छोटे जो किसान हैं उनके छोटे छोटे ग्रुप वगैरह बनाकर, और उनको कुछ ब्याज के रूप में, क्या बहुत ही कम या एक तरीके से न के बराबर ब्याज लेकर उनको अगर कुछ लोन के रूप में पैसा दिया जाए, तो हो सकता है उस पैसे को वो अपने खेती वगैरह में यूज करेंगे, उससे कुछ प्रोडक्शन होगा, लोन भी चुका देंगे और उनकी स्थिति भी क्या हो जाएगी? सही सुधर जाएगी। एक तरीके से ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट, वरना बैंक गांव में तो कोई सोच ही नहीं सकता ना। लिटरली आज अपने इंडिया के अंदर भी जो ग्रामीण बैंक है, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए हमने जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया है? बांग्लादेश से लिया है। और बांग्लादेश में से ग्रामीण बैंक वगैरह की जो माइक्रो, मतलब छोटे छोटे लेवल पर लोगों को पैसा वित्त देने की जो व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इन्होंने ही दिया था, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। इसलिए बांग्लादेश में बहुत ही फेमस है। और अभी आपको पता है, एक तरीके से अगर मोटे तौर पर देखें तो कहते हैं कि शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट था, तो स्टूडेंट्स ने जब उनको हटाया तो स्टूडेंट्स तो चाहते थे ना कोई पढ़ा लिखा इंसान बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बने। दैट्स व्हाई इनको भी हाल ही में बांग्लादेश का क्या बनाया गया है? प्राइम मिनिस्टर। तो अब माइक्रो फाइनेंस क्या आप समझ गए? तो ये व्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 2006 में। इज इट ओके? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगर अपन देखें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के अंदर पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में जो सबसे ज्यादा क्या है आपको गैप देखने को मिलेगा? तो वो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, वो गैप आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर।
किसके अंदर मिलेगा? राजस्थान में। क्या है मतलब, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज का मतलब समझो कि यहां पर पुरुषों की जितनी आपकी साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, और उसमें अगर अपन महिलाओं की लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की बात करें तो बहुत ज्यादा हमारे यहां पर क्या है, गैप है। हमारे यहां मतलब अब मैं राजस्थान का हूं तो अभी हमारे यहां भी बोल रहा हूं। तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर अपन पुरुषों की बात करें, राजस्थान में अगर अपन, है ना, पुरुषों की बात करें, मेल की बात करें, तो हमारे यहां पर जो मेल की जो साक्षरता दर है वो लगभग 79% के आसपास है, लगभग 79% के आसपास है। जबकि फीमेल महिलाओं के यहां पर अगर हम देखें तो हमारे यहां पर प्रत्येक 100 में से केवल 52 महिलाएं क्या है बताओ, पढ़ी लिखी है। लगभग पॉइंटों में 52.19 या 12 के आसपास, 79.19 के आसपास लगभग है। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, लगभग 79% राजस्थान की साक्षरता दर है पुरुषों की, और महिलाओं की साक्षरता दर है आपकी कितनी, 52%। तो देख लो अंतर कितने का आ गया, लगभग 27% का, लगभग 27% का। और यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा पुरुष और महिलाओं की साक्षरता के बीच में क्या है, गैप है, वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीती है? तो इसका उत्तर है 9 बार। कैसे? अपन चलते हैं दिसंबर 2023 में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिसंबर 2023 में। मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण एशियाई देश है, जो साउथ एशियन देश है, उनके बीच में जो फुटबॉल को लेकर चैंपियनशिप होती है वो ये फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसका नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। और इसको इन साउथ एशिया में, इंडिया भी साउथ एशिया में आता है, तो इन साउथ एशिया के ये जो देशों की चैंपियनशिप है, इसको अभी जो 2023 का दिसंबर का टूर्नामेंट है, ये वाला टूर्नामेंट इंडिया ने जीता है, और फाइनल में हमने हराया था किसको, कुवैत को। और कुल मिला के ये टूर्नामेंट इंडिया कितनी बार जीत चुका है? तो जैसे 2023 का जीता ना, उससे पहले हम इस टूर्नामेंट को 8 बार जीत चुके थे, और ये 2023 वाला जो दिसंबर 2023 में हुआ था, इसको जीतते ही हमने ये चैंपियनशिप जीत ली, कितनी बार? 9 बार। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पीसी महालनोबिस इज रिमेंबर्ड एज मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पाथ बिकॉज। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आप ये बताओ कि पीसी जो महालनोबिस है, जो बहुत ही फेमस व्यक्ति है, उनको उनके किस चीज के योगदान के लिए जाना जाता है? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत फेमस व्यक्ति है। कौन है? पीसी महालनोबिस, बहुत ही फेमस व्यक्ति है। शुरू में भारत में स्टैटिस्टिक्स, है ना, के अंदर जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी समझते हो ना, डेटा वगैरह जारी करना, इन सब चीजों से रिलेटेड, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है पीसी महालनोबिस का। कितना बड़ा योगदान आपको पता है? आप इस चीज की वैल्यू इस बात से समझोगे कि इनका जन्मदिन आता है 29 जून को, और 29 जून को हम हर साल, 29 जून को हम हर साल नेशनल, इंडिया लेवल की बात हो रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल डे के रूप में। को सर हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। मतलब इनका सांख्यिकी में इतना, इस सांख्यिकी विषय में इतना योगदान है कि इनके जन्मदिन को हमने बोल दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हर साल बताओ कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है बताओ? 29 जून को मनाया जाता है। इनका 29 जून को है, और जुलाई नहीं अगस्त में अगर मैं बात करूं तो 29 अगस्त को आपको पता है बर्थडे आता है। बताओ किसका? अभी गया थोड़े दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले गया है। किसका बर्थडे आता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद, हॉकी मतलब स्पोर्ट्स, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? तो नेशनल, ये तो मैंने ऐसे बस नजदीक था इसलिए आपको पता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और ये जन्मदिन किसका है? ये जन्मदिन है मेजर ध्यानचंद का। बोलो किसका है? मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर है ना। चलो ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अपन तो बात कर रहे हैं पीसी महालनोबिस का जन्मदिन कब आता है? 29 जून को, जो अपन मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। अब इनके योगदान के रूप में बात बताता हूं मैं आपको। तो भारत में कई ऐसे इंस्टीट्यूट है, कई ऐसे संस्थान है जिनकी स्थापना में या जिनको मैनेज करने में इनका बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। तो ये तो पॉइंट एकदम सही है कि भारत के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो इंडिया के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उनकी स्थापना या उनके मैनेजमेंट में इनका बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ए स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इन्होंने सेकंड पंचवर्षीय योजना का एक तरीके से मॉडल दिया या उसको एक औपचारिक रूप दिया। बिल्कुल सही है। अगर आपने क्लास में इकोनॉमिक्स वगैरह में जब आप पढ़ते हो तो आपको आपके सर ने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई होंगी। तो आपको पता है हमारा पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। लेकिन यहां बात हो रही है किसकी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। और आपने जरूर पढ़ा होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस। तो यह स्टेटमेंट भी एकदम सही है।
तीसरा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के ये पहले मंत्री थे। नहीं, मंत्री नहीं थे, ये मंत्री नहीं थे। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपका मिनिस्ट्री है, ये तो पहली बात तो आया ही 1999 में है, 1999 में है, एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के रूप में, जिसके वर्तमान में मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। तो ये तो उस समय था ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल एकदम गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट ए एंड स्टेटमेंट सेकंड कौन सा? बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोले तो केवल ए एंड बी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एमएस एक्सेल में किसी है ना विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट को चयन करते हैं, ठीक है, अपन ने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है, अगर सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, इतनी तो कॉमन सेंस बच्चे में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो भी अपन ने सेलेक्ट किया वो सारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो सभी चयनित सेलों की प्रविष्टियां क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें जो हरिपाल द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है संगीत सुधाकर। ये इंडियन म्यूजिक के बारे में बात करती है। भारतीय संगीत को मेनली दो हिस्सों में अपन बांटते हैं, एक है हिंदुस्तानी संगीत घराना और एक है कर्नाटक संगीत घराना, है ना। भारत के संगीत को मुख्यतः जब अपन दो पार्ट में बांटते हैं तो एक है हिंदुस्तानी संगीत घराना और एक है कर्नाटक संगीत घराना, और उसके बारे में हमें डिटेल से बताती है ये बुक संगीत सुधाकर, जिसके राइटर है कौन? जिसके राइटर है हरिपाल। तो ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस समय भारत में कितने जिले थे? देखो जनगणना का बहुत अच्छा टॉपिक है। आप देखो चाहे CHSL हो, है ना, या CGL हो, हर पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आने वाला जो आपका CGL का पेपर होगा, इसमें भी जनगणना के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको करके जाने हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? तो 640 जिले थे। चलो ये तो फैक्ट है, इसमें कोई समझाने वाली कोई बात ही नहीं। अगला, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह भी एक फैक्ट है। यह कार्यक्रम 2005 में शुरू किया गया था और इसका संबंध था जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एक तरीके से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको क्या करना है? उसको सुधारना, उसको इंप्रूव करना, उसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था 2005 में। चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार की सहायता करती हैं? देखो ये बात कर रहा है, बताओ किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हाउ डू द मसल सेल्स हेल्प इन मूवमेंट। देखो ये बात बताओ, मैं ये कुछ भी हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, चल रहा हूं, कुछ भी मेरे शरीर में कुछ कर रहा हूं, तो आपको पता है मेरे मूवमेंट के लिए, मेरे शरीर के अंदर जो भी मूवमेंट मैं कर रहा हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन होती है? मसल्स। और कोई भी हमारा शरीर का अंग किससे बना है? सेल से। और अल्टीमेटली सेल हो या कोई भी अंग हो वो किससे बना है? प्रोटीन से। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप आपके शरीर के अंदर कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, गति कर रहे हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मसल्स। ये बात तो शरीर इसने क्वेश्चन में खुद नहीं बोल दी कि मूवमेंट के लिए, है ना, गति के लिए जो हमारी मसल्स की जो सेल है वो जिम्मेदार है। लेकिन कैसे? तो ये मसल सेल्स क्या करती है? ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है और रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है मतलब संकुचित होती है और रिलैक्स मतलब क्या होती है? शिथिल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारी मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, उसी से हमारा शरीर क्या करता है? गति करता है। उसी से हमारा शरीर क्या करता है? गति करता है। और अगर इनकेस थोड़ा और डीप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में कौन मदद करता है या इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए जिम्मेदार है हमारी मसल सेल में, हमारी पेशीय कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपको जरूर पढ़ाया होगा कि हमारे एक्चुअल में मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हमारे मसल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशियां। तो हमारी मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जरूर याद रखना, उसमें एक तो है एक्टिन। कौन सा है? एक्टिन। और एक है दोस्तों मायोसिन। बोलो एक कौन है? एक्टिन। एक कौन है? मायोसिन। तो एक्टिन और जो मायोसिन प्रोटीन होते हैं वो मदद करते हैं हमारी मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। और हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और अनुशीतलन से ही हमारा शरीर या कोई भी अंग क्या करता है? गति करता है। इज इट ओके? तो बताओ उत्तर क्या होगा कि हमारी कोशिकाएं, जो पेशीय कोशिकाएं हैं, वो गति करती है। कैसे? तो इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप क्या होती है? गति होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है और इसे एक पवित्र महीना भी माना जाता है? तो जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, है ना, 12 महीने होते हैं। वैसे अपन हिंदी में अपने हिंदू धर्म के अनुसार बोलते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वगैरह से। वैसे मुस्लिम जो कैलेंडर होता है, हिजरी संवत जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, तो उस कैलेंडर का जो पहला महीना होता है, उस महीने का भी नाम आपको याद रखना है, उसका नाम क्या होता है? मुहर्रम। बाकी अपन ने तो त्यौहार के रूप में सुना होगा जनरली, जो मुस्लिम धर्म से संबंध नहीं रखता उसको लगा होगा कि ओनली मुहर्रम एक क्या है? त्यौहार है। हाँ, त्यौहार तो है ही है, वास्तव में इनके एक महीने का पूरा कंप्लीट नाम भी क्या है?
मुहर्रम है। ठीक है, तो मुस्लिम कैलेंडर का जो पहला महीना है उसका नाम ही क्या है, उसका नाम है मुहर्रम। और मुस्लिम धर्म के अंदर माना जाता है कि 4 पवित्र महीने होते हैं, उसमें से भी ये एक पवित्र महीनों के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो मुस्लिम कैलेंडर का जो पहला महीना होता है किस नाम से जाना जाता है, मुहर्रम के नाम से। तो कौन सा महीना, पहला महीना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं पर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देगा। अब आप एक बात बताओ, देखो अपने को इतना पढ़ना ही नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी थी इस क्वेश्चन में। क्या चीज देखनी थी, उसमें यह था कि यहां पर कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। पॉलिटी पढ़ी ना आपने, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं ना अपन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो यहां बात हो रही है मौलिक कर्तव्यों की। तो आपने जरूर पढ़ा होगा मौलिक कर्तव्यों का जिक्र सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल में है, और वो आर्टिकल है आपका कौन सा, 51A। तो इसका तो सीधा सीधा उत्तर था, बताओ क्या, 51A। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, क्या बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहां पर है। तो ये जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है ये राउरकेला के अंदर है। कहां पर है, राउरकेला। और राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा में। राउरकेला बताओ कहां पर है, राउरकेला है उड़ीसा में। बाकी आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो तो आपको पता होना चाहिए राउरकेला एक बहुत ही फेमस स्टील प्लांट भी है। राउरकेला में बहुत ही फेमस क्या है आपका, स्टील बनाने का क्या है बताओ, प्लांट भी है ना। राउरकेला में एक बहुत ही फेमस स्टील प्लांट भी। तो कैसे भी पूछे, राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी कहां पर है, राउरकेला के अंदर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्वे बटन पर क्लिक करते हैं, है ना, जब आप इसमें क्या किस पे करते हैं बताओ आपका, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ना, सर्वे क्या लिखा है, सेव है एक्चुअल में, सर्वे नहीं है ये, एक्चुअल में वर्ड क्या बताओ, ये वर्ड क्या है, सेव है। क्या लिखा है कि सर्वे कौन सा आ गया, है ना, सेव। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सेव बटन पर क्या करते हैं बताओ, क्लिक करते हैं, तो ऑब्वियस बात है हम उस वक्त क्या दबाते हैं आपका, तो हम उस वक्त दबाते हैं Ctrl+S। तो उससे क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो भी आप डॉक्यूमेंट है बताओ वो सारा का सारा क्या हो जाएगा बताओ, वो सारा का सारा फाइल क्या हो जाएगी बताओ, एक डिस्क के रूप में क्या हो जाएगी बताओ, सेव हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है Ctrl+S का मतलब ही क्या है, सेव करना है। तो इसमें इतना कुछ है ही नहीं, तो सीधा से क्या हो जाएगा, दस्तावेज एक फाइल के रूप में क्या हो जाएगा बताओ, आपका सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, लुसाई पहाड़ियां, इनमें से किन पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअल में जो मिजोरम की पहाड़ियां है तो शॉर्ट में उनको मिजो हिल्स भी बोलते हैं, और मिजोरम की पहाड़ियों को ही, मिजो हिल्स को ही लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, लुसाई एक ट्राइब, एक जनजाति है जो इन पहाड़ियों, मिजोरम की पहाड़ियों में पाई जाती है। दैट्स व्हाई मिजोरम की पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां भी कहते हैं। ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, लुसाई जो ट्राइब है वो किस राज्य से संबंध रखती है, तो आप उत्तर क्या बोलोगे, मिजोरम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, कबड्डी में एक सुपर टैकल कब होता है, जब एक रेडर डैश या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है या स्वयं आउट हो जाता है तो उसको आउट घोषित कर दिया जाता है। तो सुपर टैकल क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं सुपर टैकल क्या होता है। देखो कबड्डी थोड़ी बहुत तो आपने भी कभी देखा होगा वीडियो वगैरह, या वैसे लाइव आपने मैच देखे होंगे कबड्डी के। तो देखो जैसे जो आदमी जाता है ना दूसरे पाले में कबड्डी 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 करता हुआ, एक बंदा जाता है और सामने 7 बंदे होते हैं, 7 ही तो बंदे होते हैं, 7 उधर और 7 उधर। तो इधर वाला एक बंदा सामने जाएगा, तो जो बंदा जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, रेडर। रेडर क्यों बोला, रेड करने जा रहा है। अपन नहीं बोलते आज अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ गई, रेड मतलब अचानक छापा पड़ गया, मतलब अचानक आ गया। तो ऐसे ही तो बंदा, एक बंदा अगले पाले में जा रहा है, रेड करने जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडर। तो ठीक है, तो अब सामने वाले उसकी अगरबत्ती थोड़ी करेंगे, आजा आजा हमको छू के वापस चल जा, क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे। क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे। लेकिन समझो आप एक ऐसी कंडीशन में आपको बताता हूं, देखो पकड़ेंगे तो पकड़ लिया, तो उसको क्या किया, टैकल किया। क्या किया, उसको टैकल किया। इसको क्या बोलते हैं, टैकल करना। उसको क्या बोलते हैं, टैकल करना। लेकिन सुपर टैकल कब बोलेंगे, तो सुपर टैकल कब बोलेंगे, जैसे कोई एक रेडर गया है, पता चला, अब ध्यान से समझना, सामने इस बार बंदे कितने हैं, या तो 3 है। देखो ओवरऑल आपको होता सामने वाले हर पाले में कितने बंदे होते हैं, 7। पता चला जब वो रेड करने जा रहा है तो 4 खिलाड़ी पहले से क्या है, आउट है। इसका मतलब सामने केवल उस बंदे को पकड़ने के लिए केवल कितने बंदे, 3। ये कम से कम नहीं, ज्यादा बोलूं, कम से कम नहीं, ज्यादा बंदे कितने होने चाहिए, 3 बंदे होने चाहिए। या तो 3 हो या फिर उससे कम हो, 2 भी हो या 1 हो, चल जाएगा। तो जैसे ही अब जैसे मैं यहां रेड करने गया और मेरे को सामने पाले के अंदर 3 ही बंदे अगर मिले, और अगर वो तीनों बंदे मेरे को पकड़ ले, तो मतलब समझ रहे हो, सब 3 बंदों ने मेरे को पकड़ लिया, तो ये नॉर्मल टैकल नहीं है। एक तो 7 बंदे मिलकर पकड़े, ये तो ठीक है नॉर्मल टैकल है। लेकिन अगर 3 बंदे ही, सिर्फ सामने 3 ही बंदे वही अगर मेरे को पकड़ रहे हैं,
तो इसको बोलते हैं सुपर टैकल। तो सुपर टैकल कब किया जाता है? जब 3 या उससे भी अगर कम बंदे जो रेड करने वाला रेडर है उसको अगर पकड़ ले और आउट कर दे, तो फिर आप याद रखना ऐसे कंडीशन को बोलेंगे कि भाई ये कोई नॉर्मल टैकल नहीं है, ये कौन सा टैकल है? सुपर टैकल है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो बताओ कम से कम कितने है ना, मतलब कितने बंदे पकड़े या उससे कम बंदे पकड़े तब आप सुपर टैकल कहलाओगे? तो ज्यादा ज्यादा उस वक्त बंदे होने चाहिए। कितने बंदे होने चाहिए? 3, या तो 3 हो या फिर उससे कम बंदे अगर रेडर को पकड़ते हैं तब आप सुपर टैकल कर रहे हो। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एक भारतीय नृत्यकार है या कोरियोग्राफर है, जो डांस सिखाते हैं वो कोरियोग्राफर कहलाते हैं, जिन्होंने क्लासिकल डांस के ऊपर तो काम किया ही किया है, साथ में जो वेस्टर्न जो डांस है, जो यूरोपियन डांस है, उनका भी फ्यूजन किया, मतलब मिक्स किया है। तो दोनों को फ्यूज करके, हमारा क्लासिकल डांस और यूरोपियन डांस दोनों को फ्यूज करके एक शानदार एक नया ही डांस फॉर्म हमारे सामने पेश किया है या उसके ऊपर काम किया है। तो उनका नाम आपको मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको बोलते हैं बोलते क्या, उनका जो नाम है जिन्होंने इस डांस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, उनका नाम है उदय शंकर। क्या नाम है? उनका नाम है उदय शंकर। तो इनका नाम आप जरूर याद रखें। फ्यूजन का मतलब समझ रहे हो? मिक्स करना। हमारे क्लासिकल डांस को और वेस्टर्न डांस, यूरोपियन डांस है जो है ना, उसको फ्यूज करके एक नई डांस फॉर्म कैटेगरी हमारे सामने दी है। तो इसके ऊपर जिन्होंने काम किया है उनका नाम है आपका उदय शंकर। देखो उदय, आप ऐसे याद रखना, उदय, उदय मतलब उदय होना, राइज होना। तो उन्होंने नई कैटेगरी ही उदय की है, पैदा की है। कौन सी? क्लासिकल डांस और यूरोपियन डांस को मिक्स करके। तो इस हिसाब से इनका नाम याद रखना, उदय शंकर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे याद रखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, जो आपका बिस्त दोआब नहर प्रणाली है ना, वो भारत के किस राज्य में? देखो आपको पहले एक वर्ड बताता हूं। आपने जरूर ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो एक वर्ड सुना होगा, दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। 2 नदियों के बीच का जो इलाका होता है, 2 नदियों के बीच का एरिया, बीच का क्षेत्र। तो उन्हीं 2 नदियों के बीच के क्षेत्रों की जब अपन बात करते हैं तो एक देखो, कोई भी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। तो ऐसे मैं आपको लेके चलूंगा पंजाब राज्य में। क्या पंजाब का नाम है आपको पता? पंजाब क्यों है? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है। कौन सी है? जब आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हो तो आप अच्छे से पढ़ते हो। तो फिलहाल मैं आपको लेके चल रहा हूं पंजाब राज्य के अंदर एक नदी आती है जिसका नाम है सतलुज नदी। और ये जैसे पंजाब राज्य से, ये पंजाब, ये आपको पता हो तो सतलुज अगर आपने पढ़ा हो तो तिब्बत चाइना से आती है, राजस्थान झील से। उसके बाद ये तिब्बत से होने के बाद हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है सिपकी लॉ से। हिमाचल प्रदेश में बहते बहते ये पंजाब आ जाती है। कहां जाती है? हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब आ जाती है। पंजाब के बाद ये नदी चली जाती है, कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, तो इसी पंजाब में जो ये नदी चल रही है, नदी कौन सी बताओ? ये नदी है सतलुज। बोलो कौन सी है? सतलुज, सतलुज नदी। ठीक है, तो फिर ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है व्यास नदी। बोलो कौन सी नदी है? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। एक नदी आती है जिसका नाम है व्यास नदी। बोलो कौन सी नदी आती है? व्यास। और जैसे ये व्यास नदी आके मिलती है, बताओ किसमें मिलती है? सतलुज में। तो इनके बीच का जो एरिया बनता है, इनके बीच का क्या बनता है? इनके बीच का जो दोस्तों एरिया बनता है, ये वाला, इनके बीच का जो एरिया बना, क्या पता 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? यस, 2 नदियों के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? दोआब। तो व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच में, व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच में पंजाब में जो एरिया बन रहा है, सिर्फ इन 2 नदियों के बीच की बात कर रहा हूं और बाकी नदियों की बात नहीं कर रहा हूं। तो व्यास और सतलुज के बीच में जो एरिया बन रहा है, इन 2 नदियों के बीच का जो एरिया बन रहा है, जिसको अपन दोआब कहते हैं, है ना। तो ये जो दोआब है, इसका एग्जैक्टली नाम क्या है? इसका नाम है बिस्त दोआब। बताओ क्या नाम है? बिस्त दोआब। तो एग्जाम में यही पूछा गया है कि बिस्त दोआब, इसमें तो सीधा सा इन्होंने पूछ लिया कि ये कौन से राज्य से संबंधित। तो राज्य तो बहुत ही आसान है, इसका संबंध किससे? पंजाब से। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपसे पूछते कि बिस्त दोआब कौन सी 2 नदियों के बीच का है, तो 2 नदियों का अगर नाम पूछते तो फिर उत्तर आता आपका सतलुज नदी और आपका कौन सी? व्यास नदी। बोलो क्लियर है क्या? डन है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें भी आपको 1% भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे देखो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनमें से किस व्यक्ति ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? याद है इससे पहले ही शायद 1 या 2 जो एसटी पहले जो हुई थी, आपकी मॉक टेस्ट हुआ था, उनमें ही अपन एक आर्टिकल 32 देखा था जिसमें 5 तरह के रिट जारी की गई थी। और मैंने कहा था यह आर्टिकल ही लिटरली सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या करता है? रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यस, क्या नाम था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दैट्स व्हाई भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये तो पूरे के पूरे हमारे संविधान की क्या एक तरीके से आत्मा है ये आर्टिकल। तो बताओ आर्टिकल 32 जिसका नाम क्या है? इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का? आर्टिकल 32 है। ठीक है, तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस आर्टिकल को हमारे संविधान की आत्मा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, है ना,
ये जो चार आपके सामने घाट दिए गए, घाट समझ रहे हो, नदी के बगल में जो घाट बनाए जाते हैं, तो इनमें से किस घाट को फिर से पुनरुद्धार, है ना, रेन्यूवेट करने के लिए, है ना, एक तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि इस घाट को फिर से मरम्मत करके प्रॉपर एकदम सुधार के वापस का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसका फिर से उद्धार किया जाएगा। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, है ना, किस घाट को का जीर्णोद्धार करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वो जो घाट है वो आपका तुलसी घाट है। कौन सा घाट है? तुलसी घाट है। अगर आपसे पूछा तुलसी घाट है कहां पर? ये वाराणसी में। कहां पर है ये है वाराणसी में आपके। डन? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय जो परिषद है इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में, अभी शायद जुलाई के लगभग की बात है, तो इनमें से किसको भी यूरोपियन काउंसिल का, है ना, हेड अपॉइंट किया गया। यूरोपियन काउंसिल जो यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोप के देशों की जो यूनियन है, जिसमें अभी ब्रिटेन वगैरह बाहर है, ठीक है, ब्रिटेन बाहर हो गया था, आपको पता था अभी 1-2 साल पहले। तो यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोप के देशों की जो यूनियन है, उसकी जो बैठक वगैरह होती है, इनकी जो मीटिंग होती है, जिनमें इनके सबके जो हेड होते हैं, जैसे राष्ट्रपति या कहीं के प्रधानमंत्री वगैरह, तो वो जब आपस में बैठक वगैरह लेते हैं, तो उनकी जो ग्रुप है उस ग्रुप को बोलते हैं यूरोपियन काउंसिल। और उसका भी हेड किसको बनाया गया है? तो उसका भी हेड हाल ही में बनाया गया है, वो बनाया गया है आपको किसको याद रखना है? एंटोनियो कोस्टा को। किसको? एंटोनियो कोस्टा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? वो बनाया गया दोस्तों एंटोनियो कोस्टा को। क्लियर है? तो आप बोल सकते क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला देखो। जून 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की है? ठीक है, किसने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना लॉन्च की जून में? तो ये की दोस्तों राजस्थान ने। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपने सुनी है ना, हर साल 6,000 रुपए देते हैं, है ना, 2-2 हजार की किस्त हर 4 महीने में। वैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर ही राजस्थान ने भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की, जिसमें 2,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें पहले किस्त के रूप में भी 1,000 रुपए दिए गए, फिर 500 रुपए, फिर 500 करके, इस तरीके से अभी शुरुआत में भी 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आगे आने वाला टाइम हो सकता है इसको और बढ़ाया जाए। तो किसानों की हेल्प के लिए जो भी ये राशि दी जा रही है, ये योजना भी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर किस राज्य ने शुरू की? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से, तो वो की है दोस्तों राजस्थान ने। ठीक है, डन। भजन लाल शर्मा ने अभी शुरू की है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट अगला देखो। अगला है आपका क्या? अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस देश ने हाल ही में नए 3D होलोग्राफिक बैंक जो नोट है उसको क्या किया बताओ? आपका लॉन्च किया। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे टेक्नोलॉजी वाले जो नोट वगैरह है उसमें सबसे आगे बताओ कौन है? अभी जापान। तो जापान ने क्या किया है? नोट के ऊपर होलोग्राफ वाले निशान होंगे 3D है, ताकि वही जाली नोट वगैरह ना बन सके, इस तरीके से ना नकली नोट वगैरह ना बन सके। तो उसी को खत्म करने के लिए ये एक नई टेक्नोलॉजी के नोट लॉन्च किए हैं। और वो किसने लॉन्च किए? वो दोस्तों लॉन्च किए किसने? जापान ने। आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? ध्यान से समझना क्या है, किस राज्य ने NTR, है ना, भरोसा पेंशन योजना क्या की है बताओ? आपकी शुरू की है। तो देखो ये दोस्तों योजना है किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी हाल ही में बने, जो चंद्रबाबू नायडू बने, उन्होंने क्या किया है? कोई भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बुजुर्ग हैं या हैंडीकैप्ड हैं, मतलब समझ रहे हो ना, या विधवाएं हैं, या ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लाइक किडनी की या हार्ट की, जो डायलिसिस वगैरह कराते हैं, उन लोगों को 10-10 हज़ार रुपए की जो पेंशन देने की योजना लॉन्च की है। किसने? वो की है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने। बिल्कुल, तो मतलब उनको भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है। तो योजना का नाम ही है NTR भरोसा पेंशन योजना। ये बहुत बड़ी योजना है और इसको लॉन्च किया किसने? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है कि जुलाई 2024 में पंचकुला में राष्ट्रीय अंतरराज्य, मतलब अलग अलग राज्यों के बीच में होने वाली इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में, है ना, अगर आपसे पूछा जाए बताओ गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है आपके ज्योति यारा जी ने। ये तो देखो एक फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। जो अभी हाल ही में हुई थी जुलाई 2024 में जो इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 100 मीटर, है ना, बाधा दौड़, समझते हो बाधा दौड़, हर्डल रेस जो होती है, उसमें आपने कई यूट्यूब वीडियो देखे, दौड़ते हैं, फिर बीच में ऐसे कुछ मतलब लकड़ी का कुछ स्टैंड होता है, उसमें ऐसे कुछ बांधा हुआ होता है, तो भागते वक्त फटाफट उसको कूद के, फिर भाग के फटाफट उसको कूद के, फिर भाग के फटाफट उसको कूद के, तो बीच में बाधा है ना, ऐसी रेस को बोलते हैं हर्डल रेस। तो ऐसी हर्डल रेस में इस बार जो इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी 100 मीटर की, वो किसने जीती है? तो वो जीती है ज्योति यारा जी ने। तो इसी के साथ आज का अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये थे आपके 25 के 25 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के जीके के, जिसको अपन ने सॉल्व कर दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको याद भी रखोगे, ताकि आपके फ्यूचर में कभी किसी एग्जाम में इस टाइप के या ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी गलत करके ना हो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।